तो आपने कहा कि हमारे पास phosphorus and oxygen combined together to give us P2O3, P2O5. Phosphorus 62 because 31 into 2 is 62. Oxygen 16 into 3 is 48. Ratio becomes 31 ratio 24. यहाँ आपके पास आ गया 62 ratio 80, 31 ratio 40. अब वो कहते हैं कि अगर हम किसी एक के वेट को 1 लेंगे, लेकिन हमने इनको फिक्स कर दिया 1. जब ये 1 होगा तो ये कितना होता है 24 by 31. 31 reacts with 24, so 1 gram will react with 24 divided by 31. And this, if it is just 1, so ये बन जाएगा 40 divided by 31. Okay. अब आपको क्या कहना है, if weight of 1 is fixed, अगर हमने किसी एक का वेट फिक्स कर दिया तो जो दूसरा एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन, उनकी जो रेशियो आएगी that is going to be a simple whole number ratio. तो देखो जरा, क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा 3:5. तो ये सिंपल रेशियो ही आएगा चाहे आप इसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में करके देख लो. तो आपसे वो कह रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट आपकी ये वैल्यूज कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यूज दे रखी है, आप उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे. Let us suppose this value is given as 0.394, this is 0.125 and so on. आपने एक को 1 फिक्स कर देना है, दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है. Again, one is fixed, one another value is to be calculated, and then ratio is taken, and that ratio is found to be simple whole number ratio in all the experiments. अब जैसे ये सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो आया तो उन्होंने कहा दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इट मींस दिस एलिमेंट फास्फोरस इज हैविंग मल्टीपल वैलेंसी. तो फास्फोरस के 2 वैलेंसीज शो हो रही हैं. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटी. मैम ये दोबारा से बताना लास्ट स्टेप जो आपने किया. लास्ट स्टेप इज जब आपने इसको 1 फिक्स कर दिया ना, यस तो मैम. ऑक्सीजन यहाँ कितना है 24 by 31 और Yes, यहाँ पे ma'am. ऑक्सीजन कितना है 40 by 31. तो Yes, आपने इन ma'am. दोनों ऑक्सीजन की रेशियो लेनी है. यस मैम. राइट. ओके मैम. और ये रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो ही आएगी. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट. तो एक को हमने फिक्स कर दिया था, is going to react with the another element, and the ratio of by which the other element is going to react is always simple whole number ratio. For example, देखो जरा, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Again, कौन से 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो आपके पास यहाँ पे भी अगर सल्फर को फिक्स करोगे तो जो ऑक्सीजन की रेशियो आएगी दैट इज गोइंग टू बी सिंपल होल नंबर रेशियो. आप करके देख सकते हो. कैन यू डू दैट? सल्फर है 32, ऑक्सीजन इज अगेन यहाँ पे 32 आ गया, सल्फर 32, ऑक्सीजन इज 48. बताओ जरा, अगर आप सल्फर को 1 फिक्स करते हो तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू oxygen? 1:3. 1:3. Ma'am, 2:3. 2:3. It will come out to be 2:3. Yes, 2:3. ये 1:1 आ गया. ठीक है. ये 2:3 आ गया. आपने इसको 1 किया तो ये 2/3 आएगा. अब आपने इसको 1 फिक्स कर दिया था, राइट. दोनों जब तक 1 नहीं होंगे तब तक तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं लिया जा सकता. और ये आ गया 1:2/3. दैट मींस 3:2. तो आपकी रेशियो क्या आ रही है? अगेन सिंपल होल नंबर रेशियो. 1:3/2 नहीं होगा. हाँ, ये 3/2 और ये आ जाएगा 3/2. इट विल बी 2/2. Yes.
आप बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिससे हमने ये कहा कि एन एलिमेंट कैन शो वेरिएबल वेलोसिटी. नेक्स्ट लॉ वी हैव इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन. The next law is law of equivalent proportion. Also named as law of reciprocal proportion. In this law, अब आपके पास तीन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे. एनी थ्री एलिमेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं. कार्बन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड कार्बन कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन. तो पहले आपके पास लॉ में एक ही कंपाउंड था, तो आपने कहा कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. फिर आपने कहा टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अस टू और मोर देन टू कंपाउंड. तो क्या बन गया? मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब हमारे पास है देयर आर थ्री एलिमेंट्स एंड दीस थ्री एलिमेंट्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर. कार्बन प्लस ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड हाइड्रोजन वी गेट CH4 and oxygen plus hydrogen is going to give us water. वो आपसे कहते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से भी, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर आल्सो रिएक्टिंग विद ईच अदर. और इनमें भी कोई रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या है वो इस लॉ से हमें समझना है. एंड दैट रिलेशनशिप इज, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या गोइंग टू से दैट कि जरा ध्यान से देखो कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो CO2, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो CH4. Now in these two compounds, carbon is common element. कार्बन दोनों का कॉमन एलिमेंट है. एंड नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास थर्ड कंपाउंड है वाटर. अब कार्बन यहाँ पे 12 रेशियो कितना आएगा? 32. यहाँ पे हम देंगे वेट रेशियो 12:4 आ गया. If we fix the weight of carbon, अगर हम कार्बन के वेट को फिक्स कर दें, तो ये मेरे पास आ रहे हैं 3:8 and this is going to be 3:1. If I fix it as 1, so this is 8/3 and this is 1, so this is 1/3. What is ratio of oxygen to hydrogen? 8:1. 8:9. 8:1. 8:1. ये है ना मतलब CO3 कट जाएगा 8:1. यहाँ से बताओ समझ आया? हमने क्या किया? दो कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट है, कोई भी कॉमन हो सकता है. आपने कार्बन को यहाँ कॉमन रखा हुआ है, हमने कार्बन को फिक्स कर दिया है एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो ले ली. यहाँ आपने ऑक्सीजन 2:16, 1:8. इट मीन्स यहाँ पे भी आपने ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन अगर लिखा तो कितना आ रहा है? 8:1. तो हमें कुछ रिलेशनशिप समझ आया कि कार्बन इज फिक्स्ड, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन इज 8:1 by weight, and in water ratio of hydrogen to oxygen is again 8:1. It means this ratio can be same. तो हमें पहले एग्जाम्पल में ये नजर आया कि दिस रेशियो इज गोइंग टू बी सेम. तो आपको ये भी समझ आई कि हमने क्या प्रूव किया कि दिस रेशियो इज गोइंग टू बी द सेम रेशियो. दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. पहले आप बताओ इस एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो गया ना कि अगर हम कार्बन के वेट को फिक्स करते हैं तो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है that is going to react with fixed weight of carbon is going to have a ratio which is same to the ratio in which
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो में कार्बन के साथ कंबाइन करते हैं जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन करते हैं, राइट? ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Let's take another example. पहले एग्जाम्पल लिख लो आप सब लोग. This is the first example of the law. अब हम पहले 2-3 एग्जाम्पल समझ लेते हैं, then we define this law. क्योंकि इस लॉ को समझ लेंगे तो डिफाइन करना इजी हो जाएगा. मैम जो रेशियो है मैम वो किसी भी कंपाउंड का फिक्स कर सकते हैं, जरूरी है कि कार्बन का ही करना है? नहीं, जो मर्जी फिक्स कर सकते हो आप. चाहते हो तो हाइड्रोजन फिक्स करें, ऑक्सीजन फिक्स करें, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए. जैसे if you take CH4 and water, तो आप हाइड्रोजन फिक्स करते हैं, राइट? ओके मैम. ऑक्सीजन फिक्स कर सकते हो. जैसे अगर आपने ये दोनों कंपाउंड लिए होते तो आप ऑक्सीजन फिक्स कर देते, राइट? यस मैम. नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. Done. Done. Okay. Now let's change the example. अब मेरे पास तो example number 2. Let's suppose we are going to take another example. It is nitrogen, hydrogen, oxygen. These three are going to combine. Nitrogen is going to give us NH3, ammonium. Nitrogen and oxygen give us NO2, nitrogen dioxide. Hydrogen and oxygen give us water. Again, same आपने क्या करना है? दो compounds, any two compounds you are going to take, and then you fix the weight of one and take the ratio of other two. और फिर जो next compound होगा उसके साथ भी ऐसे ही proceed करेंगे. चलो जी, आप कौन बताएगा कि पहले हम किसकी रेशियो फिक्स करें? क्योंकि एक बच्चे मैम देते हैं. हाइड्रोजन की फिक्स कर लेंगे. आप हाइड्रोजन फिक्स करना चाह रहे हो, इसका मतलब आप लेना चाह रहे हो इन दोनों को, राइट? यस मैम. अब जैसा मुझे कहा मैंने वैसा कर दिया. NH3 और वाटर एक तरफ ले लिया मैंने, और बाकी बचा है NO2, वो मैंने नेक्स्ट कंपाउंड लिया. अब बताओ इन दोनों में से आप किसको फिक्स कर सकते हो? हाइड्रोजन, है ना? वही कॉमन है. मैम हाइड्रोजन को. Hydrogen, ma'am. Fix the weight of hydrogen. तो हाइड्रोजन को मैंने फिक्स कर दिया है 1. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? अब बताओ, फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन, फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन वी हैव टेकन, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बना? 14:3 रेशियो 8. 1. Yes, ma'am. 14:24. 7:12. Can 7. right? Yes, ma'am. इसका माइक कौन है? इसका माइक. Yes, ma'am. खराब है जो. बेटा माइक ऑफ रखना अपना बच्चे. NO2. अब NO2 में नाइट्रोजन कितना है? 14. ऑक्सीजन है 22. 7:16. अब बताओ ये दोनों रेशियो क्या सेम आ रही है या होल नंबर मल्टीपल आ रही है? 7/12 रेशियो 7/16. 7 cancel. 16:12. It means 4:3. तो आपसे कह रहे हैं कि अब ये रेशियो सेम नहीं आ रही, but it is going to be whole number multiple of each other. This ratio
going to be whole number multiple of each other. इन दोनों में एक सिंपल मल्टीपल रेशियो आ रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं था सेम आएगी। 7:12, 7:16, अगर मैंने इन दोनों को यहाँ आपस में कंपेयर किया तो मुझे आंसर मिल रहा है 4:3. This is a simple whole number multiple. तो ये दोनों रेशियो सिंपल होल नंबर मल्टीपल आ रही थी तो भी आपका लॉ क्या होगा, वेरीफाइड। यानी जरूरी नहीं था कि वो सेम आएंगी, वो रेशियो जो है सिंपल मल्टीपल भी आ सकती है। अब सेकेंड एग्जांपल क्लियर हुआ सबको? मैम 3:4 और 4:3 सेम है। मैंने उल्टा किया है, देखो कैसे 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर चला जाएगा, ठीक है। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, आपने उल्टा लिखा होगा 7/16 और ये लिखा होगा, है ना? यस मैम। मैम कोई दिक्कत तो नहीं होगी मैम अगर उल्टा? नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इवन देन इट इज करेक्ट। हाँ जी बेटा, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ सबको? ध्यान से देखो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, वन मोर एग्जाम्पल, उसको अब मैं एक और मैम एग्जाम्पल इसमें करती हूँ। हाँ जी बोलो। मैम इसमें उनकी लास्ट रेशियोज है वो इक्वेट कर देनी है ना? बस हाँ, लास्ट में जो रेशियोज आएंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो आपने नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन इक्वेट किया तो सिंपल मल्टीपल आएंगे, नंबर जो है सिंपल रेशियो है। Excuse me, Okay, ma'am. ma'am. हाँ जी बेटा, Ma'am, where you have written n ratio of O and there is 14/24. So, ma'am, at down you have written 4:3 at opposite. No opposite side, sir. Ma'am, you have the नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन I know, ma'am. Sir, first one. Ma'am, in the first example. in first example, Ma'am, there is 7/12 ratio 7/16. the example which is of carbon and hydrogen. Ma'am, no, ma'am, this one. Ma'am, NH3 हाँ and जी water. सर, am I audible? Yes, ma'am. मेरी Ma'am, आवाज she आ रही है couldn't सबको? understand that 7/12 ratio 7/16. How it comes is 16:12. I think हाँ she जी is बेटा, asking that. आप कुछ पूछ रहे थे? Ma'am, she was asking One more that 7. example we can take. एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। Let us suppose we have sulfur, hydrogen and oxygen. This is going to give us H2O, sulfur dioxide, and here it is water. Right? अब आप बताओ किसको आप फिक्स करना चाहोगे? Which is to be fixed now? हाइड्रोजन। हमें आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही या मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग। इसको फिक्स करें। मैम आपका हाइड्रोजन। सिग्नल वीक दिखा रहा है। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, एक मिनट। इसका आपका ऑडियो स्टॉप हो गया है, एक मिनट वेट करें।
इससे कैसे हो गया? Now it was fine. हाँ जी से अब आपके पास सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेट्स फिक्स द वैल्यू ऑफ सल्फर. मान लेते हैं मैंने सल्फर को फिक्स किया. H2S, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर इज टेकन ऑन द अदर साइड. हमने अब सल्फर को फिक्स करना है. ठीक है, प्रोसीड करो जल्दी से. कैसे करेंगे? मैंने लिख दिया है 2:16 and this is 16:32. हमें सल्फर को फिक्स करना है. And you are going to take sulfur as 1. Ma'am, the mass number of sulfur is 52. Yes, mass number of sulfur is 32. Right. Okay. 1:16 and 1:1. 1:16, 1:1. 1:1. अब हमें सल्फर को 1 रखना था, so we can take it as 1 and this is 1/16 16. and this is already 1/1. That's it. What we are going to take is hydrogen ratio oxygen. So hydrogen ratio oxygen is 1/16:1. It means 1:16. अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैम 1:8. 1:8. 1:8. Correct. 2:1:8 ही आ. This is 2:16 means 1:8. अब आप बताओ इन दोनों रेशियोज को आपस में इक्वेट करो जरा, क्या आएगा? 1:2. 1:2. 1:2. क्या ये सेम रेशियो आया या सिंपल मल्टीपल आया? मैम सिंपल. Same multiple, ma'am. Yes, it's a simple multiple value. So this is stated in this law. यानी ये law आपको यही बताना चाह रहा है कि जब भी ऐसा कुछ होगा, तीन एलिमेंट आपस में म्यूचुअली रिएक्शंस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के आंसर्स आएंगे कि if one is fixed, तो other is going to give us some ratio. एक को आपने किसी भी एक को फिक्स कर देना है, तो one is to be fixed first, and then we take the ratio of other two elements, and this ratio is going to be either same or some whole number multiple of the ratio in which these two are going to react with each other. तो ये हमारे इस लॉ की डेफिनेशन है. यानी इस लॉ की प्रॉब्लम क्या है? इस लॉ की प्रॉब्लम है इसको डिफाइन करने के लिए पहले समझना जरूरी था. तो पहले हमने समझा और अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं राइट नाउ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when definite mass of element A, when definite mass of element A, इसी को हमने A assume कर लिया. Ma'am, can you please write? Combined with Excuse me, two ma'am. other elements B and C. तो आपने कहा fixed weight of A combined with B and C. ठीक है जी? The ratio by weight of B and C combining with fixed weight of A, fixed weight of A is
going to be whole number multiple to the ratio by weight in which B and C react with each other. तो आपसे कह रहे हैं इनको A, B, C मान लेते हैं। A हमारा फिक्स वेट वाला एलिमेंट होगा जो दोनों से रिएक्ट करेगा। B और C जो भी रेशियो शो करेंगे with A weight ratio that is going to be whole number multiple with the ratio in which B and C react with each other. तो ये हमारे पास बन जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। This law is only for your competitive exam. This law is only for your competitive exam, not for your school exam. School exam में नहीं आएगा ये, इसलिए आप इसको लिख लो for competition. यानी जो भी आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी करते हो ना, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते हो क्योंकि आपको समझ आ जाए। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने होते हैं, तो आपको हर लॉ का स्टेटमेंट समझ आना चाहिए। ठीक है, बोलो जी, ये क्लियर हो गया लॉ? सबको समझ आया? मैम रेशियो सेम भी आ सकता है और मल्टीपल भी आ सकता है। 1 का मल्टीपल आ जाएगा ना, जब सेम आएगी तो हम कहेंगे 1 का मल्टीपल। ओके मैम। ये आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी, ऐसा भी लिख सकते थे जो रेशियो बाय वेट इन व्हिच दीस टू आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर, या फिर कह सकते थे आर गोइंग टू बेयर द सिंपल रिएक्ट विद ईच अदर। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि हर बुक में आपको नजर आएगा। जो भी आप बुक खरीदोगे मॉडर्न एबीसी पर भी, स्कूल में जो भी बुक लगवाई जाएंगी, उन सब में ये लॉ गिवन है और ये समझ भी आ सकते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आ सकता। वी शुड अंडरस्टैंड इट कि कहना क्या चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं अगेन द सेम पार्ट, एलिमेंट अगर Your voice is not audible. आ गया I'm done. Noted, ma'am. ओके डन। अच्छा, अब ये बताओ सबको समझ आ रहा है कैसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट लॉ, अगले लॉ पे चलते हैं। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रहे हैं, केमिकल्स कंबाइन करते हैं तो कैसे कैसे रूल्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लॉ भी यहाँ है, हमारा अगला लॉ है, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉ आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर्स में यूज होगा। देयर आर 2 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री प्लस 1 and this law is used in those 2 chapters. Avogadro's law, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। According to this law, equal volume of gases contain equal number of molecules or moles. या फिर हम इसको और भी अच्छे से डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure, equal volume of all gases
contain equal number of moles or molecules. अब ये लॉ अगर डिफाइन किया जा रहा है तो उनका कहना है, मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है V, एक दूसरा कंटेनर है, उसका भी वॉल्यूम सेम है, एक थर्ड कंटेनर है जिसकी शेप तो डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम अभी भी V है। तीनों कंटेनर हो सकते हैं, ये कंटेनर मेरा थोड़ा सिलेंड्रिकल हो लेकिन वॉल्यूम V ही है। तो मेरे तीनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अगेन प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। हाँ जी बेटा, आगे सब लोग सारे लिया है अभी। तो एवोगैड्रोस लॉ हम कर रहे थे। एवोगैड्रोस लॉ में वो आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर्स इज सेम, तीनों का वॉल्यूम सेम है, शेप चाहे डिफरेंट है एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज आल्सो सेम। लेट अस सपोज यहां मैंने हाइड्रोजन गैस दिया, here I have taken oxygen gas and this is carbon dioxide gas। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो तीनों कंटेनर्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी नंबर ऑफ मोल को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूं तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is equal to number of moles of oxygen here, and here it is number of moles of carbon dioxide। क्योंकि वॉल्यूम सेम, the number of moles of gas molecules or gas particles is same। अब मोल्स वाली स्टेटमेंट ज्यादा बेटर थी, इसलिए लेटर ऑन हमने इसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ गैसेस तो एटॉमिक होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं। सोच के देखो, मान लो अगर आपके पास ये एक ऐसा कंटेनर भी होता और उसका भी वॉल्यूम V होता, टेम्परेचर 298 केल्विन होता और प्रेशर होता 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ हीलियम होता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम भी सेम आता, लेकिन वहां मॉलिक्यूल्स तो थे ही नहीं। तो एवोगैड्रोस लॉ में उन्होंने इस मॉलिक्यूल टर्म को यहाँ से कट कर दिया, यानी दिस इज द डेवलपमेंट इन लॉ। वो कहते हैं कि पहले सबसे पहले बर्जिलियस ने इस पे काम किया था। यानी काम कैसे हुआ साइंटिस्ट ने? सबसे पहले बर्जिलियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्कर साइंटिस्ट, उसने काम किया और उसने कहा कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लिखो। हमने एटम्स लिख के लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। जब हमने यहाँ लिखा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, तो हमारा आंसर गलत होने लगा, क्योंकि गैसेस एटॉमिक स्टेट में नहीं होती, कुछ गैसेस तो मॉलिक्यूलर होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो लॉ रिजेक्ट हुआ, यानी हमने बर्जिलियस को कहा कि तुम्हारा स्टेटमेंट हम लॉ नहीं मान सकते, कि लॉ तो उसे कहते हैं जो सब पे वैलिड, जो लॉ सब पे वैलिड ही नहीं है उसे लॉ कैसे कहते हैं? तो हमने इसे कह दिया बर्जिलियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव गेस, एक गेस लगाया जो पूरी तरह से ठीक नहीं था। अब उसके बाद एवोगैड्रो ने काम किया। एवोगैड्रो ने पहले इसको कर दिया इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर लेटर ऑन पता चला कि हीलियम तो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होता ही नहीं। यहाँ आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये तो एटॉमिक गैसेस हैं, तो उसने इसको कट कर दिया और यहाँ क्या लिख दिया? मोल्स। अब आपको ये समझ आया कि अगर आप मॉलिक्यूल्स लिखते हो तो वो क्वेश्चन क्यों गलत हो जाएगा, यानी आंसर आपका गलत माना जाएगा। अगर आप एटम्स लिखते हो तो भी गलत है, लेकिन अगर आप मोल्स लिखते हो तो वो 100% करेक्ट है। तो जब हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं इक्वल अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर सब में सेम होना चाहिए,
Equal volume of all gases, volume same, contains equal number of moles कह सकते हैं, 1 mole, 1 mole, 1 mole, 1 mole या 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. The number of moles are going to be same. अब आप बताओ, इस पूरे लॉ से हमने स्टेटमेंट तो हमें याद हो जाएगी. कहना क्या चाहता है? आपको साइंटिस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जो गैसेस होती हैं वो जो जगह घेरती हैं वो सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंडेंट है. राइट? कैसे? मान लो एक रूम है और उस रूम में हमने उसकी कैपेसिटी चेक कर ली है. वो कहते हैं अगर मैनेजमेंट सेम है यानी टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो उस रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसमें बिठाए जा सकते हैं वो सेम ही रहेंगे, चाहे वो 9th क्लास के हो, 10th के, 11th के या 12th के. मान लो एक क्लासरूम है जिसमें 10 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है. अब उसमें 10 बच्चे बिठाए जा सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट कहती है कि हमने 10 बच्चे ही बिठाने हैं इस रूम में. राइट? तो अब आप बताओ 9th के स्टूडेंट्स कितने बैठेंगे? 10. 10th के कितने आ जाएंगे? 10. अगर 6th क्लास के बच्चे आ जाए तो भी 10 ही बैठेंगे. तो उनका कहना है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम यानी मैनेजमेंट सेम, सर्कमस्टांसेस कंडीशंस बिल्कुल सेम, वॉल्यूम सेम मतलब रूम का साइज सेम, तो सिटिंग कैपेसिटी क्या हो गई? फिक्स्ड. आप किसी को भी बिठा दो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को, चाहे हीलियम को, चाहे हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन चाहे H2 है लेकिन H2 HH अलग नहीं बैठेगा, दोनों इकट्ठे ही, तो उनको एक ही स्पेस चाहिए, एक ही चेयर चाहिए बैठने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड चाहे 3 एटम सा बना हुआ है लेकिन वो तीनों एक साथ ही हैं, तो एक चेयर पे तीनों इकट्ठे बैठ जाएंगे. यानी आपको लगेगा 3 बैठे लेकिन वो है तो एक ही मॉलिक्यूल. तो उनका कहना था कि जो कैपेसिटी ऑफ अ रूम है वो टेम्परेचर प्रेशर के साथ डिसाइड होती है. अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाए. दिस इज द लॉ कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ. इस लॉ के बेसिस पर हमने बहुत अच्छे कंक्लूजन्स मिल गए थे. हम आपने नोट कर लिया अपना फर्स्ट स्टेटमेंट? यस मैम. Yes. What we have derived from this part वो ये था, जरा याद करो, 1 mole कार्बन डाइऑक्साइड at STP. STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. Who will tell me what is standard temperature? Raise your hands. Standard temperature क्या लेते हैं? 273.15 Kelvin. Yes, 273.15 Kelvin. That is standard temperature, and pressure is 1 atmosphere. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और ये प्रेशर. अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका जो वॉल्यूम आता है वो हमेशा 22.4 लीटर्स कैलकुलेट किया. Let us suppose R1. Again at STP, what should be the volume? वो कहते हैं डायरेक्ट आंसर है. बताओ क्या आंसर है? 22.4 liters. 22.4 लीटर्स. यानी अगर नंबर ऑफ मोल आपने फिक्स कर दिए हैं तो वॉल्यूम फिक्स हो गया क्योंकि ये कंडीशन सेम है. अब बताओ, if I take 22.4 liters of nitrogen gas, what should be the number of moles? 1. 1. It means volume और number of moles एक दूसरे से क्या हो गए? रिलेट हो गए. तो एवोगैड्रोस लॉ हमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप बता रहा है. So this law is going to tell us what is the relationship between volume and number of moles. हम ये कह सकते हैं कि volume is directly proportional to number of mole of क्या ले रहे हैं? Gases. ठीक है, ये gases की बात चल रही है under similar conditions of, क्या conditions है हमारे पास? Similar Temperature and conditions of
टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप टेम्परेचर प्रेशर वेरी नहीं करते रहोगे, फिक्स करोगे, फिर ऐसा होगा। So this is going to be a law. Volume is directly proportional to number of moles. ये लॉ हम दोबारा कब करेंगे, जब आपका स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट का चैप्टर आएगा। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट में भी सेम लॉ है और वही लॉ आपके इस चैप्टर में भी है। दोनों बात सेम है, सिर्फ चैप्टर अलग है। ठीक है, तो रेपिटेशन यू विल फाइंड रेपिटेशन इन केमिस्ट्री। बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी। इंटेलिजेंस ये है कि क्या जब रेपिटेशन हो हमें याद होगा कि ये रिपीट हो रहा है, या हम उसे तब भी ऐसे करेंगे ये पहली बार ही हो रहा है। तो चीजें बार बार सेम आएंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक इंटेलिजेंट फेलो वो है जिसको पहली बार एक बात समझ आई, दूसरी बार जब दोबारा आएगा तो कहेगा हाँ ये मैंने पहले भी सुना हुआ था, मुझे आता है। तो आपने इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा लॉ कवर अप कर लिया हमने, एवोगैड्रोस लॉ। वन मोर लॉ इज फिनिश्ड। इस लॉ के बेसिस पे हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ इज Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। Next law we have is Gay-Lussac's law of combining volumes. That is the next law we are going to do. This law again for gases. ये लॉ भी हम गैसेस के लिए ही लगा सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर गैसेस। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो जनरली हम लिक्विड और सॉलिड्स के साथ रिलेट नहीं करते चीजों को, वॉल्यूम को गैसेस के साथ ही रिलेट किया जाता है। लेकिन चलो फिर हमने लिख ही दिया, इट इज फॉर वॉल्यूम्स। इस लॉ का कहना है कि अगर दो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही है, जैसे मैंने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया और प्रोडक्ट भी गैसियस ही बन गया, ये जो बैलेंसिंग आपने की वो भी हमने कर लिया। बैलेंस इक्वेशन लिखना आपको आता है। ये बैलेंसिंग हमें समझ कैसे आई, हमें इस लॉ से समझ आया कि अगर हम इसका एक वॉल्यूम लेते हैं, एक वॉल्यूम मतलब लेट्स सपोज 1 लीटर, तो इसका भी 1 लीटर रिएक्ट करेगा, बिकॉज 1 मोल। ध्यान से देखो, मोल्स किससे रिलेट हो रहे हैं, वॉल्यूम से। तो 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम एंड HCl formed is 2 वॉल्यूम। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द थ्री, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या आ रही है, 1:1:2। तो वो आपसे कहते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में गैसेस जो है वो वॉल्यूम की होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करती है, राइट। 1:1:2 इज अ होल नंबर रेशियो, समझ आ रहा है हमें। और वो कह रहे हैं कि बाकी ऐसा होता है जब 1 लीटर हाइड्रोजन डालते हैं, 1 लीटर क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करता है और 2 लीटर HCl फॉर्म होता है, एंड इट इज ट्रू कि वो वॉल्यूम रेशियो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मोल के साथ कैसे रिलेट हो जाएगा। लेटर ऑन दे कंक्लूडेड इट। ऐसे तरह देखो, इफ इट इज नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू गिव अस अमोनिया, तो व्हाट शुड बी द वॉल्यूम रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन टू दैट ऑफ अमोनिया? क्या रेशियो आनी चाहिए? 1:3:2. Hydrogen react with 3 volume of hydrogen to give us 2 volume of ammonia. ठीक है, अब उन्होंने बाकी एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में यही कंक्लूजन था कि जब वो 1 लीटर नाइट्रोजन लेते थे तो 3 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाती थी, और फाइनली हमारे पास 2 लीटर अमोनिया ही बन रहा हो, तो आप यही कहोगे ना कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। तो यहाँ से हमने कहा कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या आ गई,
1:3:2. Again a simple ratio आ रही, कोड ब्लर हो क्या? Yes, ma'am. लेकिन प्रिंटर से सिग्नल ठीक जा रहा है बेटा, चेक करो, आप चेक करो सिग्नल स्ट्रेंथ कहीं वजह से ड्रॉप तो नहीं किया? यहाँ से ठीक जा रहा है, ठीक हो गया? क्लियर हुई वीडियो? बीच में सिग्नल ड्रॉप हो सकता है, कई बार वो सिग्नल प्रॉब्लम्स होती है, आपको पता ही है, इट्स इंडिया है ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, है ना? तो ये बात समझ आ गई? एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यानी उन्होंने गैसेस को रिएक्ट करवाना शुरू किया, गैसियस प्रोडक्ट भी बनाए, और दे आर फाइंडिंग, देयर ऑब्जर्वेशन इज दैट कि गैसेस हमेशा होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करती है, होल नंबर रेशियो ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। So this is called Gay-Lussac's law, right? देखो जरा, now we can define it. According to this law, gases react with each other. Gases react with each other according to this law. Gases react with each other volumes in simple ratio of their volumes, and in case product is also gaseous, it will also bear a simple volume ratio with reactants. तो गैसियस रिएक्शन में ये लॉ फॉलो होता है, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो मोल्स, क्योंकि आप फ्रैक्शनल नहीं लिख पा रहे हो, वो कह रहे हैं इस तरह से वॉल्यूम भी फ्रैक्शनल नहीं हो रहा, अगर वॉल्यूम फ्रैक्शनल हो भी तो रेशियो तो होल नंबर ही, तो आपके पास रेशियो बाय वॉल्यूम is going to be whole number always. That is going to be Gay-Lussac's law of combining volumes. Right? लिख लिया सबने? एक और एग्जांपल दूं, 2 volume of sulfur dioxide combined with 1 volume of oxygen to give us 2 volume of sulfur trioxide. What does it mean? क्या समझ आया आपको? अगर ये लिख दिया जाए तो आप क्या कंक्लूड करोगे? अगर आप 2:1:2. Yes. आपको ये समझ आया ना कि 2 sulfur dioxide combined with 1 O2 to give us 2 SO3. अब हमें क्या समझ आ रहा है बेटा? मैंने पहले रिएक्शन लिखा फिर वॉल्यूम रेशियो लिखा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ होगा? साइंटिस्ट ने पहले ये वॉल्यूम रेशियो निकाला होगा, फिर ये रिएक्शन लिखा होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। वो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, हमें क्योंकि फाइनली कंक्लूजन मिले हुए हैं, हमें तो कंक्लूड करके बताया हुआ है किसी ने, तो हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, राइट? ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जैसे आप लोग हिंदी या पंजाबी बोलते हो तो आप पहले बोलना सीख जाते हो, फिर उसके बाद आप उसको लिखना सीखते हो, एबीसी सीखते हो, बोलना पहले सीखे। लेकिन जो अगर जिसने अगर लैंग्वेज बनाई होगी तो वो कह रहा है कि पहले लैंग्वेज बनी थी, पहले रूल्स बने, हमने बोला। एक्चुअल में क्या है, पहले हम बोलना सीख जाते हैं, बाद में लिखते हैं कि क्या लिखा, जो बोलते हैं फिर बाद में इसको लिपि हम उसको लिखना सीखते हैं। तो सेम इज द केस हियर, वो पहले एक्सपेरिमेंट करके वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे और फिर आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा। करो जरा, लिखो 1 volume of PCl5, it's a gas, on heating
gives 1 volume of PCl3 and 1 volume of Cl2. Write on the reaction form. आप इसे reaction form में लिखो. I'm written. Done? I'm done. Yes. क्या लिखा? PCl5 on heating. PCl3 plus Cl2. So PCl5 on heating gives PCl3 plus Cl2. और बाकी ये बैलेंस्ड भी आ रहा है, यानी जो वॉल्यूम की रेशियो है वही उसकी बैलेंसिंग की रेशियो बन रही है. ठीक है जी. तो हमारा एक लॉ और कवर हो गया, दैट इज गिब्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. हाँ जी बेटी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इफ यू हैव? No, ma'am. नो डाउट. गुड. तो हमने सारे लॉज जो आपकी इस चैप्टर, हाँ जी बोलो बेटा. Ma'am, we will not write the ratio. This is already given to you ना, 1 volume आप लिख सकते हो. For example, अगर मैं लिख देती 2 volume of PCl5 gives 2 volume PCl3, 2 volume chlorine. तो आप क्या लिखते हैं? 2 2 2. रेशियो क्या लाते हैं? 1:1:1. ठीक है. Yes. Excuse me, ma'am. Ma'am, when 2 volumes combine, shouldn't the product volume be more? It's not the part बेटा. वो आपसे कह रहे हैं दो चीजें मिलके, ऐसा नहीं है ये सेम पानी पानी नहीं मिल रहा ना, ऐसा नहीं है 1 लीटर पानी में दूसरा लीटर पानी डाला 2 लीटर बन जाएगा, ऐसा नहीं. सोचो जरा, ये 1 मोल था यानी 1 लीटर था, लेकिन टूटने के बाद ये 2 अलग मॉलिक्यूल्स बन गए. तो ये अपनी जगह घेरेगा और ये अपनी जगह घेरेगा. इसका मतलब एक वॉल्यूम ब्रेक होने के बाद 2 वॉल्यूम्स बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल, एक फैमिली ब्रेक होने के बाद, ज्वाइंट फैमिली ब्रेक होने के बाद 2 फैमिलीज बन गई, तो वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा ना, दोनों फैमिलीज अपना अपना वॉल्यूम लेंगी. वैसे क्योंकि कलेक्टिवली दे आर एक्टिंग एज अ मॉलिक्यूल, लेकिन जब वो टूट गए तो 2 अलग मॉलिक्यूल्स बन गए. देखो यहाँ आपके पास ये एक फैमिली थी, ये दूसरी फैमिली, 1 मॉलिक्यूलर पार्ट, ये 2 मॉलिक्यूल्स 1. इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके SO3 बना दिया. Now 3 families combined together and we are getting 2 families. 3 घर थे मिलके अब 2 families बनी है, तो 2 ही घर थे. तो वो कहते हैं कि वॉल्यूम, आपके पास चीजें कंबाइन कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं और नई चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. जैसे वॉल्यूम में यहाँ ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जैसे H2 और Cl2 वाले को देख के लगता है जैसे 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम इज 2 वॉल्यूम, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला केस देखो जरा. तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया. तो वहां पे कितने वॉल्यूम्स थे? पहले आपने 4 वॉल्यूम से स्टार्ट किया और जब रिएक्शन हो गई तो 2 ही वॉल्यूम्स बच रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. समझ आया? जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस यही बताती हैं कि एक नई चीज एग्जिस्ट कर रही है, समथिंग न्यू इज फॉर्म. वो जो नया बना है, अगर वो सारा एक ग्रुप है तो आप उसको एक मॉलिक्यूल ही कंसीडर कर सकते हो. यू कांट कंसीडर एग्जैक्टली दोनों से मिलके बना तो उतना ही बनना चाहिए. मास कंजर्व्ड है, वॉल्यूम कंजर्व नहीं है. Okay, ma'am. ठीक है? मास इज कंजर्व्ड, वॉल्यूम इज नॉट कंजर्व्ड. हमने कहीं नहीं बोला ना. हमने क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया, लेकिन हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तो नहीं किया. तो वॉल्यूम भी कंजर्व्ड हो, इसका मतलब वॉल्यूम कंजर्व्ड नहीं है. तो इसीलिए जब आप कहते हो 2 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम, हमारे पास कितना आ गया? ये तो 2 आ गया, 3 आना चाहिए था, तो 2 ही आया. रीजन इज ये मिलके अब इकट्ठे रहने लग गए हैं, तो कम वॉल्यूम में भी आ सकते हैं. ओके Okay, ma'am. ठीक है जी. और किसी का कोई डाउट बेटे? एनी अदर डाउट?
और एक एग्जांपल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम वो 4 वाला एग्जांपल नहीं समझ आया था, जिसमें 4 होता है फिर कौन बाद सा में 2 वाला? निकल जाता है, जिसमें 4 होता है पहले फिर बाद में 2 बन जाता है, वो मतलब देखो, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन gives 2 अमोनिया। ठीक है, पहले कितने वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम ये है और 3 वॉल्यूम आपने इसके लिए, और बाद में बने कितने? 2 वॉल्यूम। बोलो। मैम पहले 4 है फिर 2 है। हाँ, इसका मतलब पहले ये 1 वॉल्यूम मतलब 1 मोल है, खुला खुला सा रह रहा है, ये 3 मोल्स है, लेकिन अब ये रिएक्ट करके कुछ नई फैमिलीज बनती है, और न्यू फैमिली क्या बनी है? NH3। कितनी फैमिलीज? 2 फैमिलीज, 2 अमोनिया। तो 4 घरों की जरूरत नहीं है मुझे, अब 2 ही घर काफी है। तो वॉल्यूम क्या हो गए? रिड्यूस हो गया। ओके ठीक है, जैसे 4 घरों में हम लोग, जैसे अब आजकल हम कहते हैं ना, हम क्या करते हैं? बाइफिकेट होते हैं, हम फैमिलीज को छोटा करते जाते हैं। बड़ा मतलब एक बड़ा परिवार, ज्वाइंट फैमिली, के 4 परिवार बन गए। वी नीड 4 हाउसेस। तो लोग तो उतने ही थे, लेकिन अब 4 घर क्यों चाहिए? क्योंकि 4 एंटायर डिफरेंट यूनिट्स बन गई। अब उल्टा सोचो, मान लो 4 सिंगल 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 लोग रह रहे हैं, अब उन्होंने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर, उन्होंने सबने इकट्ठा एक ही घर ले लिया, तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और घर का साइज सेम है, यहाँ पे रूल ये है कि यहाँ घरों के साइज अलग नहीं होते, ऐसा नहीं तो बड़ा घर छोटा घर कुछ नहीं है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबको इक्वल वॉल्यूम मिलता है अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हुआ तो। यानी ह्यूमन नेचर नहीं है ना, इंसानों वाली हालत नहीं है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा। अगर आप इनसे सीख लें तो अर्थ की जो आज हालत है ऐसी नहीं होती। हमने इनसे कुछ सीखा ही नहीं, इसलिए आज हम इस हालत में हैं, राइट। तो यहाँ पे इक्वालिटी है, चाहे N2 है चाहे हाइड्रोजन। देखो जरा, N2 28 ग्राम्स का है और हाइड्रोजन सिर्फ 2 ग्राम्स, लेकिन जब वॉल्यूम की बात आती है तो हम कहते हैं इसका भी 1 मोल 22.4 लीटर और इसका 1 मोल भी 22.4 लीटर, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल को हमने फिक्स स्पेस दे दिया, वो छोटा है या बड़ा है, इक्वल स्पेस इज गिवन टू एवरी मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमारे पास इसका एक रूम है, इसके सेम साइज के 3 रूम्स हैं क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन चारों ने कहा कि हम आपस में रिएक्शन करते हैं, वी आर गोइंग टू फॉर्म समथिंग न्यू। इन्होंने नई फैमिलीज बनाई, नाउ वी गेट 2 मोल्स, 2 अमोनिया बने। तो इनको कितने रूम्स मिलेंगे? रहने के 2 रूम्स ही मिलेंगे, क्योंकि 2 मोल्स बने हैं तो 2 रूम्स अलाउड है, बाकी 2 रूम्स खाली हो जाएंगे। ऐसे, ठीक है। तो मैं एक तरह से उन्होंने 2 रूम लूज कर दिए। हाँ, 2 रूम लूज कर दिए, किसके बदले में? साथ रहने के लिए, यानी एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने के लिए। वो अपना वो जो इतना बड़ा फ्रीडम था, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें साथ रहना है, वी आर गोइंग टू लूज दोस 2 रूम्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत सेंसिटिव होता है, यानी उनको ये पता होता है कि हर चीज की कीमत है, अगर साथ रहोगे तो उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। और वो क्या है कि अपना फ्रीडम थोड़ा सा लूज किया, वो जो 4 रूम्स वाला फ्रीडम था वो अब उनके पास नहीं है, लेकिन उनके साथ उनके पास एक साथ रहने वाली जो एक अट्रैक्शन है वो है। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री के, क्योंकि अब आप इस टॉपिक पे पहुंच ही गए हो, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, करें, मिटा दूं यहाँ पे। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो लॉज हैं, ये डिफाइंड है, इनको डिफाइन किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूनिवर्सल होती है, उनको डिफाइन करो या ना करो वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो केमिस्ट्री में ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप लगाओगे ही, हर जगह पे लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट रूल वी हैव, ये अब रूल्स हैं जिनको प्रिंसिपल्स आप डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ समझ सकते हो और अप्लाई करोगे। The first point in chemistry is attraction leads to stability. ये 2-4 sentences रट्टा ही लगा देना, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। Attraction leads to stability.
तो नेचुरल रिपल्शन से क्या हो जाएंगे? दैट मीन्स रिपल्शंस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। आप बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई? वो कहते हैं कि जहां पे अट्रैक्शन होती है, लव होता है, प्यार है, आपको अच्छा लग रहा है, वहां पर आप स्टेबल फील करते हो। ट्रू और फॉल्स? बोलो, ट्रू और फॉल्स? आपको कहाँ अच्छा लगता है? पहले सोचो जरा। आप बाहर घूम के आए फ्रेंड्स के साथ, एक फ्रेंड आपको अच्छा लगता है, दो फ्रेंड्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके पास क्यों जाते हो बार बार? उन्हीं से क्यों मिलते हैं? अपने पेरेंट्स में भी किसी एक पेरेंट के साथ हम क्लोज होते हैं, दूसरे के साथ क्लोज नहीं होते या कम क्लोज होते हैं। हमें उनके साथ किसी एक के साथ ज्यादा ही अच्छा लगता है, किसी एक के साथ डर लगता है। और ब्रदर सिस्टर्स में भी किसी एक के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, किसी एक के साथ नहीं भी होती। तो व्हाट इज दैट व्हिच इज गोइंग टू मेक यू कंफर्टेबल विद दैट फेलो इज अट्रैक्शन। यानी आपको और उसमें एक अट्रैक्शन है, समथिंग इज मेकिंग यू क्लोज टू दैट फेलो। कुछ भी हो सकता है, आपके इंस्टिंक्ट जैसे हो, आपकी आदतें, या आपके बोलने का तरीका, या उसके बोलने का तरीका आपको अच्छा लगता है, या वो आपको बहुत अच्छे से समझता है, एंड सो ऑन। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर इन ह्यूमन लाइफ। तो हम ये कहते हैं कि जो अट्रैक्शन है वो हमेशा स्टेबिलिटी को लीड करती है। जहां पे भी अट्रैक्शन होगी वहां पे हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अगर कहीं पे हेट्रेड हो, रिपल्शंस हो, तो क्या आप उस घर में जाना चाहोगे? मान लो आपका कोई रिलेटिव है जो आपको पसंद नहीं करता, या आपके साथ थोड़ा हेट्रेड वाला एटीट्यूड है उसका, तो क्या आप उनके घर में कंफर्टेबल होते हैं? क्या आप जाना चाहोगे? तो आंसर इज नो। हम देखें हम क्यों नहीं जाना चाहते? बिकॉज इन दैट केस दैट हेट्रेड, दैट रिपल्शन इज गोइंग टू रिएक्ट। वो उसका रीजन, उससे हम क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। और जब हम अनस्टेबल हो जाएंगे तो हम नहीं जाना चाहेंगे, बस दैट्स ऑल। और ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज वेल। वो कहते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ क्यों रहता है? व्हाई Na पॉजिटिव is going to stay with chloride? क्या चाहते हैं, क्या मजा है? ना भी साथ रहते तो क्या फर्क पड़ता है? तो रीजन इज अट्रैक्शन है इन दोनों में। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इससे दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर वो जब मैम वाटर में डालते हैं, मेल्ट करते हैं मैम, वो तो अलग हो जाता है। फिर जब पानी में डालते हैं तो अलग करते हैं, तो सोडियम को पानी की अट्रैक्शन पसंद आ जाती है। क्लोराइड भी कहते हैं कि इसके साथ रहने से ज्यादा मजा आ रहा है पानी के साथ रहने में। सोचो जरा, अब मैंने पानी डाल दिया, आई ऐड वाटर, अब सोडियम जो है वो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल से घिर गया है। जैसे आप दो लोग घर से गए, दोनों दोस्त बहुत अच्छे हो, लेकिन जब आप पार्टी में पहुंचे तो वहां पे और भी बहुत सारे दोस्त मिल गए, तो आप दोनों क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो ना बैठे रहते हो? फिर क्या होता है? फिर हम थोड़ी देर अलग भी हो सकते हैं। तो अब वाटर ने क्या किया? सोडियम और क्लोराइड को बताया कि हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं। अगर सोडियम और क्लोराइड को लगा कि ठीक है वाटर की फ्रेंडशिप में ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो उसके साथ चला जाएगा, वो वाटर के साथ दोनों अलग रखो। फिर आप वाटर से छीन लो, फिर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपके साथ ये कितनी बार हुआ? बहुत बार। आप फ्रेंड्स होते हो बहुत, दो अच्छे फ्रेंड्स पार्क में, ग्राउंड में पहुंचे, अचानक आपका फ्रेंड दूसरे दोस्तों के साथ चला गया और आप देखते ही रह गए, ये तो मुझे छोड़ के चला गया। तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिंपल एक फंडा था कि उन दोस्तों की प्रेजेंस में वो वहां उधर ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा था, इसलिए वहां चला गया। वो आपको छोड़ के नहीं, जैसे वो दोस्त हटेंगे, he or she will be back to you। तो मैम सेकंड वन में कौन सा अप्लाई हो गया, इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी, जब वो वाटर में जाते हैं? यहाँ पे भी वो स्टेबल है, यहाँ पे इन दोनों की अट्रैक्शन है। यहाँ पे सोडियम की अट्रैक्शन है, सोडियम इज हैविंग अट्रैक्शन विद so many water molecules। अब सेम आपने कहा क्लोराइड के साथ भी है अट्रैक्शन। तो यहाँ भी ऐसा तो नहीं है ना कि वो अट्रैक्शन से रिपल्शन में चला गया, ऐसा नहीं है।
है तो दोनों में ही अट्रैक्शन। पॉइंट ये है यहाँ फ्रीडम कम है और यहाँ फ्रीडम ज्यादा है, तो हमारा अगला पॉइंट है फ्रीडम लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो वो कहते हैं एक और प्रिंसिपल काम कर रहा है, वो ये कि फ्रीडम से भी स्टेबिलिटी मिलती है। तो सोडियम और क्लोराइड यहाँ एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की वजह से है, लेकिन यहाँ फ्रीडम नहीं, क्योंकि हर सोडियम बहुत सारे क्लोराइड के साथ है और हर क्लोराइड बहुत सारे सोडियम के साथ है, फंसे हुए हैं, टाइटली पैक्ड है, सॉलिड स्टेट है। अब ये सॉलिड स्टेट है, यानी ये सॉलिड है, पानी में डाला तो दोनों अलग हो गए, सारे सोडियम अलग क्लोराइड अलग, तो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी अट्रैक्शन थी, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ फ्रीडम बढ़ गया है, तो फ्रीडम को उसने चूज कर लिया ओवर दैट अट्रैक्शन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप घर में रहते हो तो बहुत अट्रैक्शन, प्यार, मम्मी पापा, केयरिंग है सब कुछ, लेकिन इवन देन वी प्रेफर टू गो आउट इन द पार्क। वहां पे क्या चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, दैट इज गोइंग टू बी द फ्रीडम। तो आप फ्रीडम के लिए वहां जा रहे हो एंड इट्स नॉट रॉन्ग। कहीं पे भी अगर आप फ्रीडम के लिए थोड़ी देर चले भी जाते हो तो हम कहेंगे फ्रीडम इज आल्सो लीडिंग टू स्टेबिलिटी, लेकिन इसके बाद इन दोनों का बैलेंस देखना पड़ेगा। देखो जरा इधर, वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ, आपने देखा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सोचो जरा कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा होगा। लिक्विड स्टेट में फ्रीडम ज्यादा होता है कि गैसियस स्टेट में? In which state we are having more freedom? Gaseous state. Gaseous state. तो आपका वाटर लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है और इवेपोरेशन अपने आप होती है, क्लाउड अपने आप बनते हैं, पानी अपने आप उड़ता है, और ये प्रोसेस क्या बन रहा है, इवेपोरेशन। इससे क्या हुआ, आपको में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उससे क्या होता है, आपको ये नजर आ रहा है फ्रीडम से थोड़ा मजा आता है, यानी फ्रीडम इज गोइंग टू लीडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। लेकिन अब हम कहते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगला प्रिंसिपल फिर काम कर, ये तीसरा प्रिंसिपल आ गया मेरे पास, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पहला रूल क्या था, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, आप सबको पता है, इट इज ट्रू। जिन टीचर्स के साथ आपकी एक अट्रैक्शन, एक बड़ी अच्छी रैपो होती है, उनकी क्लास में आपको क्यों अच्छा लगता है। दूसरे बच्चे को जिसको डांट पड़ रही हो उस बेचारे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। रीजन इज दैट रेपुटेशन, दैट अट्रैक्शन, दैट फीलिंग, वो आपको वहां अच्छा कंफर्टेबल फील करा रही है। किसी और की फेवरेट टीचर कोई और है, उसको उसके साथ उन मैम की क्लास में मजा आता है, आपकी क्लास आपको लगता है मुझे तुमसे डर लगता है। So it means actually there is a process going on is attraction is leading to stability and comfortableness. तो ये प्रिंसिपल हमारा वहां काम कर रहा था। फ्रीडम लीड्स टू स्टेबिलिटी, हम कहते हैं यस, ये तो हमने कितनी बार ऑब्जर्व किया, क्या कि क्लास के छूटने के बाद बाहर जाने का क्यों मजा आता है। सोचो जरा, एसी चल रहा है, रूम में कंफर्टेबल ठंडा कमरा है, आप एक आरामदायक कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, क्या मुश्किल है, बैठे रहो यहीं पर। लेकिन क्लास के ऑफ होते ही आप एसी वाले रूम को छोड़ के भी वहां से निकल के बाहर जाते हो, ग्राउंड में जहाँ धूप होती है, समटाइम्स गर्मी भी होती है, वहां पे भी जाते हो, और फिर घूम के एक चक्कर लगा के किचन में गए, ड्राइंग रूम में गए, चक्कर लगा के वापस क्यों आए। रीजन इज आपको फ्रीडम वाली फीलिंग मिसिंग नजर आ रही थी, दैट्स व्हाई यू जस्ट गो आउट अराउंड। आपके तो एक ब्रेक जरूरी था, वो ब्रेक किससे था, हम कह रहे हैं एक फिक्स नेचर से आप फ्रीडम को थोड़ा सा एंजॉय करना चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम है, घर में बैठे हो, धूप नहीं है, कुछ गर्मी नहीं है, कोई स्कूल बस नहीं है, कोई पसीना नहीं है, कुछ है ही नहीं, आराम से टीवी देखो, कोई मना भी नहीं करता आजकल टीवी देखने के लिए आपको। तो अल्टीमेटली फिर क्या चीज मिसिंग है जो आप चाहते हो कि वापस लॉकडाउन खुल जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो दैट इज फ्रीडम, लोगों का फ्रीडम छीन रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं एनर्जी को देखो, जब भी एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात चलती है तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम जो पॉइंट नोट कर रहे थे, दैट पॉइंट इज एनर्जी। अब आप मुझे बताओ, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है क्या वो स्टेबल होता है? लेसर द स्टेबिलिटी।
क्यों, कैसे, आपको कैसे समझ आएगा? हम ज्यादा ये तो एनर्जी समझ में आएगा। ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब हर पार्ट, आप फॉर्म ऑफ एनर्जी देखो, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो स्टेबल नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो स्टेबल हो जाना मुश्किल होता है। आपने नोट किया होगा, जिनके पास बहुत पैसा होता है अक्सर उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो इट्स अ रेयर बैलेंस। अक्सर आपको सिखाते हैं ना कि घमंड मत करना, अहंकार से दूर रहो। ये क्या सिखाना चाह रहे हैं? हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर बाई चांस तुम्हारे पास एनर्जी बहुत बढ़ जाए तो ट्राई टू बी स्टेबल, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी उसके उल्टा चलती है। यू आर गोइंग टू बी अनस्टेबल, लेकिन आपने अपने आप को बचाना कैसे? यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट इनस्टेबिलिटी। तो उसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू बी बैलेंस्ड, अपने आप को रोकना पड़ेगा गलतियों से, तभी बच पाओगे। वैसे ही देखो, जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप, वो अक्सर किसी भी डिस्को में जाते हैं, 2-4 मुक्के मार आते हैं, लड़ाई कराते हैं। किसी भी होटल में जाते हैं, किसी के साथ भी पंगा ले लेते हैं। रीजन क्या है? एनर्जी। बॉडी में इतनी एनर्जी है कि समझ थोड़ी कम हो जाती है, यानी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स प्रोपोर्शन है, और केमिस्ट्री में तो ये साफ नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर गैस ज्यादा एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू वाटर लिक्विड। वो कहते हैं लिक्विड और वाटर गैस में से बारिश बन के फिर वापस आता है। क्योंकि जब आपका फ्रीडम बढ़ता है, आपको स्टेबिलिटी फील जरूर होती है, लेकिन आपकी एनर्जी भी क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। यानी फ्रीडम से दो, एक तो मजा आ रहा है, लेकिन एक एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब जब भी फ्रीडम बढ़ा, एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, और फिर जैसे आप चाहोगे कि एनर्जी कम हो जाए तो आप वापस वहीं पे आओगे, उसी स्टेट जहां पे कम एनर्जी है, लोअर एनर्जी। अब बताओ, बादल को पानी बनने में क्या मजा आ रहा है? व्हाट इज द फन ऑफ मतलब क्लाउड से, उड़ते हुए क्लाउड, बादल ऊपर इतनी आसमान में, और फिर वापस पानी बन के बहने में क्या मजा है? तो आंसर इज, इतनी हाई एनर्जी स्टेबल नहीं रहने देती, हिलता डुलता रहता है, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन दैट फील्ड। तो आप कहते हो फिर वापस बरस के पानी बना। तो जब इवेपोरेशन हुई तो फ्रीडम डोमिनेट कर गया, और जब कंडेंसेशन हुई तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी डोमिनेट कर गई। यानी आप कह सकते हो कि लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज लीडिंग टू स्टेबिलिटी, इट इज लीडिंग टू स्टेबिलिटी। हमें ये बातें थोड़ी अजीब सी, अटपटी सी जरूर लगती हैं कि ये क्या, इसका मतलब ज्यादा पैसा होने से प्रॉब्लम हो सकती है। अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, अंडरस्टूड सी बात ये है कि अगर ऐसा होता है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बढ़ रही है और ये आपको कहीं से भी गिरा सकती है, आपको लोअर एनर्जी भी लेके आएगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि स्टेबल रहो। ठीक है, बहुत पैसा आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दिस इज द परफेक्ट लाइफ, तब आप कुछ सीख पाओगे कुछ। अगर बहुत ज्यादा ताकत है तो उसको किसी के बचाने के काम में ला सकते हैं, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं होती है। तो हम आपको क्यों एजुकेशन में डाल दें, क्यों हम स्कूल ज्वाइन कराते हैं, क्यों ये कोचिंग क्लासेस है, सब कुछ क्यों है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप अपने उस परफेक्ट बैलेंस पे पहुंचो कि जब भी इनमें से कोई फैक्टर आपको डिस्टर्ब करने लगे तो आपको उसे कंट्रोल करना आता। ठीक है, यानी यू मस्ट नो व्हेन टू इवेपोरेट एंड व्हेन टू बिकम कंडेंस्ड। कब ऊपर उड़ना है, कब वापस आना है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? अब देखो, छोटे बच्चों में एनर्जी ज्यादा होती है कि कम? सोच के बताओ। आपने चारों छोटे छोटे ज्यादा ज्यादा होती है, ज्यादा ज्यादा ही बस होती छोटा है। सा पैकेट, छोटा सा बच्चा होता है, इतनी एनर्जी होती है, वो चलते कूदते ही रहते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। नोट किया, स्टेबल नहीं होते। तो जिस भी बच्चे में एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। दिस इज द रीजन मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में से मेल चाइल्ड हमेशा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। टॉयज तोड़ना, खोल के देखना, ये क्यों? रीजन इज उनकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है।
तो आपके तो हाई एनर्जी पे स्टेबिलिटी कम होना जेन्युइन था, आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उनको सिखाते हो नहीं बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम कह रहे हैं अपनी एनर्जी को अपने कंट्रोल करें, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आप अपनी यंग एज में भी काफी एनर्जी है लेकिन बच्चों से थोड़ी कम, उससे ऊपर चले गए मिडिल एज, आपके मम्मी पापा की एज, एनर्जी है लेकिन आपसे कम, यानी आप अगर पूरा दिन खेल सकते हो तो वो 6-7 घंटे काम करके थकेंगे, 8-10 घंटे के बाद थक जाएंगे। अब उससे ऊपर चलो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एनर्जी हो गई है कम, इसलिए वो काफी स्टेबल है, वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस टहलते टहलते आधा घंटा लगाते हैं, आप भाग भाग के 10 मिनट में कर लेते, तो वो इनकी लो एनर्जी है लेकिन उनकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया देखो जरा, एनर्जी जरूर कम है लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस है, उनकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये सेम प्रिंसिपल सब जगह चलेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल, जहां आपने ज्यादा एनर्जी दी चीजें अनस्टेबल होने लग जाएगी। अगर आपने एनर्जी कम करी, ठंडा किया सिस्टम को, लो टेम्परेचर पे ले गए तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड केमिकल प्रिंसिपल्स, केमिकल प्रोसेसेस। बेटा अब आपको रिएक्शंस पे ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने, ध्यान से सोचना पड़ता है कि बहुत बारीक बैलेंस चाहिए, यानी यहां से यहां जाने में फ्रीडम बढ़ता है लेकिन एनर्जी क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। फ्रीडम बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, यानी अल्टीमेटली कुछ ऐसा भी हो रहा है। तो फ्रीडम लीड्स टू, आप कह सकते हो स्टेबिलिटी, लेकिन कब तक, जब तक एनर्जी आपके कंट्रोल में है। जैसे एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल गई आप इनस्टेबल होने लगे। So there is a line that is balanced line that is required for a reaction to occur. कोई भी रिएक्शन जब होती है वो होगी या नहीं होगी, उसके लिए एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। यानी कोई प्रोसेस होने वाला है कि नहीं होने वाला, इसको 2 फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं, वन इज फ्रीडम एंड द सेकंड इज एनर्जी। और इन दोनों को डिसाइड कौन कर रहा है, वो अट्रैक्शन और वो रिपल्शन, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन 2 H2 एग्जिस्ट करता है, होता है ना, हाइड्रोजन गैस होती है कि नहीं होती है, तो आपको गैस में आप बहुत बार सुना हो, एग्जिस्ट करता है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ठीक लिखा, ये गलत लिखा। वो कहते हैं इसका रीजन है कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास आता है तो इन दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन नहीं होती, अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्शन कम। और अगर हीलियम हीलियम के पास आएगा तो अट्रैक्शन कम हो गई और रिपल्शन ज्यादा, तो अल्टीमेटली आउटकम क्या है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट्स, और इसको हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी दो एटम्स, दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे, उनमें अट्रैक्शंस और रिपल्शन दोनों काम करती है। बिल्कुल वैसे जब आप किसी को दोस्त बनाते हो तो इनिशियली क्या होता है, शुरू में आपको बहुत ही अच्छा लगता है, हर नया बच्चा आपकी क्लास में आया, आपको बहुत ही अच्छा लगा, आपने उससे दोस्ती करी, अट्रैक्शन थी, दोस्ती हो गई, फिर साथ रहना शुरू कर दिया, बहुत बातें की, गप्पे मारी, शेयरिंग हुई, बहुत सारी बातें शेयर करी, फिर पता चला इसमें बहुत सारे गुण भी, सारे गुण नहीं थे, फिर क्या हुई, थोड़ी थोड़ी रिपल्शन शुरू हो गई, कभी कभी उसकी कुछ बातें नहीं भी पसंद आती, सब कुछ सुना पसंद आ जाता है किसी का। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो और रिपल्शन कम तो दोस्ती चलती रहती है, लेकिन अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाए, अट्रैक्शन कम, तो दोस्ती टूट जाती है। और ऐसा आपके साथ हमेशा हुआ। इसलिए अगर दोस्ती को बहुत देर तक चलाना हो तो हमें उस दोस्ती के अंदर अट्रैक्शंस को बढ़ाना होता है और रिपल्शंस को कम करना होता है। इसीलिए हम आपको बचपन से सिखाते आ रहे हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग का मतलब क्या है, जब आप दो चीज बांटोगे, शेयर करोगे, तो आप अपने आपस के बीच में अट्रैक्शंस बढ़ा रहे हो, तो दोस्ती के होने के या चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शेयरिंग से आपकी फ्रेंडशिप थोड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अब आपको समझ आया कि केमिस्ट्री काफी कुछ आपको चारों तरफ से सिखाती भी है, और आप भी क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स के ही बने हुए हो, अल्टीमेटली आपको भी ये सब समझ आता है।
ठीक है जी, तो साइंस इज नॉट इन बुक, साइंस इज मैम इन मैम जो प्रिंसिपल्स है हर एक केस में अप्लाई होंगे। हाँ, हर केस में एप्लीकेबल, यानी पूरी केमिस्ट्री इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ चलती है। केमिकल्स का जो लैंग्वेज है वो ये है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड बन गया ओके मैम। तो स्टेबल, बॉन्ड बन गया, पर बॉन्ड बनने का मतलब ही ये है कि अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। लेकिन आप ये कभी नहीं कहोगे कि रिपल्शन 0। आप बताओ, कभी भी कोई दो लोग साथ रहते हो, उनमें कभी लड़ाई ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रीजन इज रिपल्शन तो होंगी ही होंगी, अट्रैक्शंस भी होंगे। अगर वो साथ रहते जा रहे हैं, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो यदि दो लोगों को लड़ते हुए देखो तो ये मत सोचना कि इनकी हमेशा लड़ाई ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर वो दो लोग साथ रह रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, रिपल्शन कम है लेकिन दिख जाती है। रिपल्शन थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है ना, दिखती जल्दी है। अट्रैक्शन की थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखती कम है, लेकिन होती सब जगह है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास के सारे प्रिंसिपल्स जो केमिकल रिएक्शंस को डिक्टेट करेंगे। इन फ्यूचर हम इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। ठीक है जी, we are finished with laws of chemical combinations and then next class now we will continue towards mole concept. ठीक है, डन? सबको समझ आया आज की क्लास में? Yes, हाँ ma'am. जी बेटा। यस मैम। Any doubts? Any doubts if you have? नो मैम। नो Done? मैम। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। बेटा आज आपकी जो फिजिक्स क्लास थी सपोज्ड, वो आज नहीं हो पाएगी। आपकी फिजिक्स क्लास, जिन बच्चों की फिजिक्स क्लास आज थी, वो कल होगी। टाइमिंग्स आई विल अपडेट सून, ठीक है, वो आपके ग्रुप में आ जाएंगे। ओके मैम। ओके, यानी ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे रखा करेंगे फिजिक्स, मंडे ऑल्टरनेट केमिस्ट्री। थैंक यू मैम। ओके जी, मैम ये थैंक यू सिर्फ बेटा, कल के थैंक्स लिए फॉर है? द क्लास। हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये सिर्फ हाँ कल जी, के लिए या फिर अभी रेगुलर रहेगा ऐसा कि फिजिक्स की ट्यूसडे इट विल बी, ट्यूसडे का एक्चुअली सर की कोई क्लासेस क्लैश कर रही हैं, तो ट्यूसडे में रखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके के साथ किसी टाइम टेबल का क्लैश ना हो, यानी आपकी किसी क्लास के साथ क्लैश ना आए। ठीक है, यस मैम। लेट इवनिंग में ही रखेंगे जब आपकी बाकी क्लासेस ना हो। ओके मैम। ओके, यस मैम, थैंक यू ओके मैम। जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।